चलिए, इस सीरीज़ में हम लोग बिहार के अंतर्गत जो 2 सेशन है, 3 सेशन हम लोग पूरा कर चुके हैं। एक बिहार के बारे में संक्षिप्त परिचय, फिर प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ लिए हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आधुनिक बिहार के अंतर्गत कौन कौन सी जो घटनाएं हैं जो याद करने योग्य हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन चीज़ों को, उन आंकड़ों को हम लोग क्रमबद्ध करने का प्रयास करेंगे और दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम आते वक्त कोई परेशानी ना हो। एग्ज़ाम में आदमी जब बैठे तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग आज पढ़ेंगे आधुनिक बिहार के बारे में। आधुनिक बिहार के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है, इसमें आधुनिक बिहार में कई सारी बातें पढ़नी है। जैसे में पहली बात यह है कि 1733 ईस्वी में, समय कब था? 1733 ईस्वी में अलवर्दी खान जो था बिहार का सूबेदार बना। अलवर्दी खान कहाँ का सूबेदार? बिहार का सूबेदार बना। बिहार का सूबेदार अलवर्दी खान बना, ठीक है। 1733 ईस्वी में बना और 1740 ईस्वी में ये क्या हुआ? बंगाल की गद्दी पर बैठा। बंगाल की गद्दी पर कब बैठा? 1740 ईस्वी में। और इसकी जो अलवर्दी खान की मृत्यु जो है 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1756 ईस्वी अलवर्दी खान की जब मृत्यु होती है, 1756 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है इसकी। फिर ये जो है 1756 ईस्वी में अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला नवाब बनता है बंगाल का। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। कहाँ का? बंगाल का। चूँकि बंगाल का ही नवाब 1740 ईस्वी में अलवर्दी खान बने थे, 1756 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। और इसी के समय सिराजुद्दौला के समय ही एक प्रमुख घटना ब्लैक होल की घटना घटी थी। ब्लैक होल में क्या किया गया था कि जो सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि एक छोटे से रूम में क्या किया कि 133 लोगों को करीब एक रूम में बंद कर दिया गया था। और अगले दिन ज़्यादा लोग नहीं बचे थे, बहुत कम लोग, 10 या 12 लोग बचे थे। तो ये घटना हुई थी और सारे अंग्रेज़ों को बंद किया गया था। और इसी वजह से ये एक वजह रहा, और जिसकी वजह से ये जानना है कि सिराजुद्दौला के समय में किसकी घटना, कौन सी घटना थी? ब्लैक होल की घटना घटी थी। क्वेश्चन आते रहता है, ब्लैक होल की प्रसिद्ध घटना किसके समय में घटी थी? ब्लैक होल की घटना किसके समय में घटी थी? सिराजुद्दौला के समय में घटी थी। और सिराजुद्दौला के समय में घटने की वजह से सिराजुद्दौला से ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या हो गए? अंग्रेज ये ब्लैक होल की घटना की वजह से अंग्रेज जो था इससे गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, एक तरीके से मनमुटाव होने लगा। और अंग्रेज भी चूंकि बंगाल में थे, ये भी सिराजुद्दौला बंगाल के ही नवाब थे, तो इन दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा। और मनमुटाव होने की वजह से ये 23 जून 1757 ईस्वी, समय होता है 23 जून 1757 ईस्वी को प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज का जो अफसर रॉबर्ट क्लाइव होता है, वो ये इस युद्ध की अध्यक्षता करता है। यानी प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी का युद्ध हुआ। और युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। और सिराजुद्दौला के पराजय के बाद, सिराजुद्दौला के पराजय होने के पीछे मुख्य वजह यह था कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, नाम था मिर्जाफर था।
उस मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, अपने तरफ मिला लिया था और सिराजुद्दौला को पता ही नहीं था। जब सिराजुद्दौला को पता नहीं था तो युद्ध में क्या हुआ, मीर जाफर द्वारा ही इसकी हत्या की गई, सिराजुद्दौला की हत्या। सिराजुद्दौला जो मीर जाफर था, मीर जाफर को ये लोभ दिया गया था कि हम तुमको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे इसके जगह पे, यानी किसके जगह पे, सिराजुद्दौला के जगह पे। इस वजह से मीर जाफर क्या किया, इसकी हत्या किया उसी युद्ध में। और हत्या करने के बाद क्या हुआ कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन एक कठपुतली मात्र का नवाब था। सारे जो काम होते थे सारे अंग्रेज काम करते थे और इस वजह से मीर जाफर को बाद में लगा कि हम जो है हमने क्या किया कि हमने गलत काम कर दिया, तो वो धीरे धीरे क्या करने लगा, उनकी नीतियों का विरुद्ध में बोलने लगा। तो विरुद्ध में बोलने लगा, जब अंग्रेजों को लगा कि ये हम लोग के कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो मीर जाफर का एक दामाद था मीर कासिम को क्या कर दिया गया, उसको मीर जाफर को हटा के बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया गया। ठीक है, ये कहानी होती है मीर कासिम को बनाने के पीछे। और मीर कासिम जो है, मीर कासिम क्या करता है कि बंगाल से अपनी राजधानी हटा के सबसे पहले कहाँ लेके आता है, मुर्शिदाबाद। उसको लगता है कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो अंग्रेजों का जो है हमेशा हस्तक्षेप होते रहेगा हमारे शासन करने के क्रम में। इस वजह से वो अपनी राजधानी जो है बंगाल से हटा के, कोलकाता से हटा के ये कहाँ पे कर देता है, मुर्शिदाबाद में लेके मीर कासिम आ जाता है राजधानी। और यहाँ पे ये जो मीर कासिम है ये बंदूक बनाने का, तोप बनाने का कारखाना स्थापित करता है, मजबूत किलेबंदी करवाता है। और मजबूत किलेबंदी करवा के और 3 जो शासक है, एक तरीके से अवध के नवाब कहिए, एक मीर कासिम बंगाल का नवाब होता था और जो एक उस वक्त मुगल वंश के जो शासक थे शाह आलम द्वितीय, तीनों की सेनाएं 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है। यह महत्वपूर्ण युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में प्लासी के युद्ध पे एक तरीका से ठप्पा लग जाता है कि प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी, तो मतलब अंग्रेजों का एक तरीके से आधिपत्य स्थापित हो जाता है। कहाँ से कहाँ तक, इसी युद्ध के कारण जो है इस युद्ध में 3 सेनाएं मिलके, एक तरफ थी एक मीर कासिम की सेना थी, मीर कासिम, दूसरा शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और तीसरा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम मुगल शासक थे, शाह आलम द्वितीय। ये 3 लोगों की सेना आपस में मिलकर युद्ध की थी अंग्रेजों से। और बक्सर के युद्ध में ये तीनों सेनाएं आपस में मिलकर पराजित हो गई अंग्रेजों से। पराजित होने की वजह से अंग्रेजों को एक पूरा क्षेत्र जो है वहाँ बंगाल से लेकर सीधे इलाहाबाद तक एक पूरा क्षेत्र मिल गया एक बार में ही। और इसके बाद दिल्ली के विजय का भी मार्ग प्रशस्त हो गया था। दिल्ली के जो मुगल वंश के शासक थे उनको भी इलाहाबाद की संधि के द्वारा उनको क्या किया गया, वहाँ से हटा दिया गया, पेंशन के द्वारा उनको रखा गया। तो ये सारी कहानी होती है। तो वो कहानी हम लोग इतिहास के अंतर्गत, जो भारत का इतिहास है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे यही जानना है कि बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में ये तीनों सेनाएं आपस में मिलके अंग्रेजों से लड़ी थी और इनमें इन दोनों सेनाओं की सम्मिलित रूप से हार हुई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों के लिए ये युद्ध जो था निर्णायक युद्ध रहा और इसमें अंग्रेजों को जो है इस युद्ध के कारण अंग्रेजों को डायरेक्ट कोलकाता से लेकर बंगाल से लेकर जो इलाहाबाद है इलाहाबाद तक ये क्षेत्र मिल गया। ये जो है अब बिहार और सिख के बारे में, बिहार का सिखों से क्या संबंध है, बिहार और सिख, इसके बारे में कुछ जो टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को जानना है। जो गुरु नानक एवं तेग बहादुर ने, गुरु नानक जो थे और प्रथम बिहार सिखों के प्रथम गुरु नानक थे और तेग बहादुर 9वें गुरु थे। ये बिहार के भ्रमण किए थे। बिहार का भ्रमण करने वाले नानक जो थे सिखों के प्रथम गुरु थे और तेग बहादुर ये 9वें गुरु थे। 9वें गुरु, ये दोनों गुरुओं ने बिहार का भ्रमण किया था। बिहार का भ्रमण नानक और तेग बहादुर ने
फिर जो 10वें गुरु है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु हुए। इनका जन्म जो है, जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में पटना में इनका जन्म हुआ। और पटना में भी तख्त श्री हरमंदिर साहिब, जो पटना साहिब होता है, पटना साहिब लिख दीजिए, पटना साहिब में इनका, इसको बोला जाता है तख्त श्री हरमंदिर साहिब, हर मंदिर साहिब में 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु थे। 1676 ईस्वी में, 1666 में जन्म हुआ। 1676 ईस्वी में, 1676 ईस्वी का समय था। इस 1676 ईस्वी में ये क्या बने? गुरु बने, 10वें गुरु 1676 ईस्वी में बन गए। 1676 ईस्वी में गुरु बने और 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया। 1699 में खालसा पंथ का स्थापना हुआ। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में इनकी मृत्यु हुई। नांदेड़ में मृत्यु 1708 ईस्वी में। और एक अफगान द्वारा, नांदेड़ जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में एक अफगान द्वारा इनकी हत्या की गई थी। अफगान सरदारों द्वारा, एक अफगान सरदार द्वारा इनकी हत्या हुई थी गुरु गोविंद सिंह की। तो ये बिहार और सिख से रिलेटेड जो बातें हैं ये महत्वपूर्ण है, बिहार से रिलेटेड जो एग्जाम है उनमें। फिर इसके बाद का जो समय है, कंपनी का आगमन होता है। तो बिहार में जो है बिहार में कौन कौन सी कंपनियां थी जो आई थी और किस तरीके से कंपनियों ने व्यवसाय किया बिहार में, इस चीज़ को जानना है। कंपनी का आगमन, बिहार में सबसे पहले कौन आया था? सर्वप्रथम बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे और भारत में भी सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए थे। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली कौन कंपनी आई थी? पुर्तगालियों की कंपनी आई थी। और बिहार जो था सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। और 1632 ईस्वी में, समय याद रखिएगा, 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना हुआ था। पटना में डच फैक्ट्री, डचों ने अपना फैक्ट्री बनाया, डच फैक्ट्री की स्थापना। फिर 1620 में अंग्रेजों द्वारा प्रयास पर वास्तविक सफलता 1620 में अंग्रेज आए, लेकिन वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली अंग्रेजों को। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को सफलता मिली यहाँ पे अपना फैक्ट्री स्थापित करने में। अंग्रेजों को सफलता मिली क्या करने में? फैक्ट्री स्थापित करने में। फैक्ट्री स्थापित करने में 1717 ईस्वी का समय था। कब डेट है? 1717 ईस्वी। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर मुगल वंश का शासक था। इसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की व्यापारिक छूट अंग्रेजों को दी थी। 1717 ईस्वी में कहाँ की? बिहार की, बंगाल की और उड़ीसा की। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने की छूट अंग्रेजों को मिला था। 1717 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार की छूट कौन दिया था? फर्रुखसियर द्वारा व्यापार की छूट दिया गया था।
1717 ईस्वी में। अब देखिए बिहार में जो है उस वक्त बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में अब तक क्या हुआ है, इनकी अंग्रेज़ों का आगमन हो चुका है। अंग्रेज एक तरीके से क्या कर लिए हैं, इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिए हैं, और कब्जा करने की वजह से इस क्षेत्र में एक उन लोगों ने बंगाल वाले क्षेत्र में हम लोग अंग्रेज़ों द्वारा जो लगान की व्यवस्थाएं, 3 लगान की व्यवस्थाएं पूरे भारत में लगाई गई थी। एक अस्थाई बंदोबस्त, दूसरी रैयतवाड़ी और तीसरी महालवाड़ी थी। जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल वाले क्षेत्रों में लगाई गई थी। जो यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाला जो झारखंड वाला जो एरिया है, इन क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त लगाई गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त लगाने की वजह से हुआ क्या था कि अस्थाई बंदोबस्त में खेती पर जोर दिया गया था कि ज़्यादा खेती होगा तो लगान ज़्यादा मिलेगा, और लगान ज़्यादा खेती कराने के चक्कर में जितने सारे जो जंगल होते थे, जंगलों को साफ साफ करवाया जाने लगा। और साफ करवाने की वजह से जो जंगली क्षेत्रों में जो जनजातियाँ रहती थी, वो जनजातियों ने इस जो लगान की व्यवस्था है, इस जो पद्धति है, अंग्रेज़ों की जो पद्धति थी कि कृषि क्षेत्रों को बढ़ाया जाए और खास करके जंगलों को साफ करके, तो इस वजह से जनजातियों ने कई सारे विद्रोह किए। जनजातियों द्वारा कई सारा विद्रोह हुआ बिहार में, बिहार और बंगाल वाले एरिया में। और ये मुख्य वजह था ये अस्थाई बंदोबस्त। मुख्य वजह कौन था? अस्थाई बंदोबस्त, जो 1793 ईस्वी में लागू हुई थी। 1793 ईस्वी में लागू किया गया था बंगाल वाले क्षेत्र में। और ये उस वक्त जो कंपनी का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे अस्थाई बंदोबस्त के वक्त। तो उसमें हम आपको बताएं कि कई सारे जनजातियों ने इस अभियान का विरोध किया, और विरोध में उन्होंने कई सारे विद्रोह भी किए। तो उसमें कई सारे विद्रोह हैं, विद्रोह को जानना है, विद्रोह रिलेटेड है, विद्रोह जो इम्पोर्टेंट है। एक पहला तमाड़ विद्रोह आता है। तमाड़ विद्रोह ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जो तमाड़ विद्रोह है, तमाड़ विद्रोह 1789 से लेके 94 ईस्वी तक चलता है। 1789 से 94 ईस्वी, चूँकि जो 1793 ईस्वी में जो व्यवस्था लग गई थी, उसके 10 वर्ष पहले से ही ऐसी व्यवस्था लग गई थी। तो उसके बाद अस्थाई कर दिया गया। तो उसके पहले जो व्यवस्था है, इसी वजह से उस व्यवस्था के विरोध में ये विद्रोह हुआ, तमाड़ विद्रोह 1789 से 94। और दूसरा चेरो विद्रोह था। चेरो विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो है 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह, तमाड़ विद्रोह 1789 से 94। ये दोनों जो विद्रोह छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में ये विद्रोह किया गया। फिर जो तीसरा विद्रोह है वो विद्रोह आता है। ये जो विद्रोह है, विद्रोह क्रम से दिया गया है। कई बार विद्रोह को क्रम से सजाने का भी देता है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, क्रम से भी याद रखेंगे। हो विद्रोह जो था 1820 से 20 ईस्वी से लेके 1822 ईस्वी तक चला। हो विद्रोह ये सिंहभूम जिला में, कहाँ पे? सिंहभूम, झारखंड का जिला है सिंहभूम जिला में ये विद्रोह चला, हो विद्रोह। चौथा जो विद्रोह था कोल विद्रोह था। कोल जनजाति द्वारा विद्रोह चलाया गया, कोल विद्रोह जो था 1831 से लेके 32 ईस्वी तक। ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही, छोटा नागपुर क्षेत्र में ही ये विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह। तो पहला तमाड़,
1789 से 94 ईस्वी में, दूसरा चेरो 1800 ईस्वी में, हो विद्रोह 1820 से 22 ईस्वी में सिंहभूम जिला में, कोल विद्रोह 1831 से 32 में छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार वाला जो एरिया है वहां पे। फिर जो पांचवा विद्रोह था संथाल विद्रोह था। पांचवा विद्रोह कौन सा? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह था और ये 1855 से 56 ईस्वी के, 1855 ईस्वी से लेके 56 ईस्वी के बीच का समय आता है। और ये जो है भागलपुर और इसी संथाल विद्रोह में कई सारे नेता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये सारे जो नेता उभर के आते हैं संथाल विद्रोह में। और भागलपुर और राजमहल का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये जो विद्रोह हुआ था दामन ए कोह, इसको भी कहा जाता है दामन ए कोह विद्रोह भी इसे कहा जाता है, संथाल विद्रोह को। तो ये जो जगह था भागलपुर और कहाँ, राजमहल के क्षेत्र, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों में संथाल विद्रोह। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह भी हुआ था 1895 से 1900 ईस्वी, 1895 से लेके 1900 ईस्वी के बीच का समय जो है मुंडा विद्रोह था। और ये विद्रोह भी छोटा नागपुर वाला एरिया में ही हुआ। और इसमें जो नेता, जो विद्रोह के नेता थे वो बिरसा मुंडा हुए। बिरसा मुंडा नेता थे, बिरसा मुंडा द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। ये बिरसा मुंडा जो थे सिंहबोंगा, बिरसा मुंडा को सिंहबोंगा भी कहा जाता है, सिंहबोंगा, ठीक है। सिंहबोंगा मतलब एकेश्वरवाद। इनका जो मत है ये एकेश्वरवाद, ये एक देवता को मानते थे कि एक ही देवता है। और तीव्र और सशक्त विद्रोह जो था ये चलाया गया और बहुत जो है उग्र तरीके से विरोध किया गया अंग्रेज सरकार की नीतियों का। और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तारी हुई किसकी? बिरसा मुंडा की। 3 फरवरी 1900 ईस्वी की गिरफ्तारी हो गई, अरेस्ट कर लिए गए बिरसा मुंडा। फिर लास्ट जो विद्रोह है ताना भगत विद्रोह आता है। ताना भगत विद्रोह, 7वां विद्रोह ताना भगत विद्रोह आता है। ये 1913 ईस्वी से लेके 14 ईस्वी तक के समय में ये होता है। और इस विद्रोह के जो नायक होते हैं जात्रा भगत होते हैं। जात्रा भगत द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। ये जात्रा भगत जो होते हैं गांधीवादी विचारधारा के होते हैं। और ये उग्र विद्रोह ना करके जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरीके से गांधी जी विद्रोह किया करते थे, असहयोग और सविनय अवज्ञा टाइप का, मतलब विरोध करेंगे लेकिन मुंह से करेंगे, मुंह से बोलेंगे। तो इस तरीके की विद्रोह जो था ताना भगत विद्रोह था। और जात्रा भगत द्वारा ये विद्रोह किया गया था 1913 और 14 ईस्वी के जो समय था इस वक्त। तो देखिए अधिकांश जो विद्रोह हुए हैं बिहार के इस क्षेत्र में हुए हैं। और उस वक्त बिहार में झारखंड हुआ करता था। झारखंड वाला इलाका जो है झारखंड से सटा हुआ है, क्योंकि झारखंड में ही अधिकांश जो है वन होते हैं, जंगल होते हैं और उसी में बहुत ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस वजह से जनजातियों द्वारा उस क्षेत्र में कई सारे विद्रोह हुए। तो इनका क्रम याद रखना है। तमाड़, चेरोहो, कुल, संथाल, मुंडा और ताना। तमाड़, चेरोहो, कुल, संथाल, मुंडा और ताना भगत विद्रोह। थोड़ा समय एक बार देख लीजिए। 1789 से 94 ईस्वी में तमाड़ था। चेरो 1800 ईस्वी में क्रम से है। ये 89 से 94, ये 1800, फिर 1820 से लेकर 22 तक हो विद्रोह, फिर कोल विद्रोह 1831 से 32 तक, फिर संथाल विद्रोह है 55 से 56 में, और फिर मुंडा विद्रोह 95 से 1900, और फिर ताना भगत विद्रोह है 1913 से 14 ईस्वी के समय में ताना भगत विद्रोह था। और ये जो जात्रा भगत थे गांधीवादी विचारधारा के थे, गांधीवादी विचारधारा के।
तो ये विद्रोह जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके बीपीएससी और बिहार एसएससी और बिहार से रिलेटेड जितने सारे एग्जाम हैं उनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लगान व्यवस्था है, लगान व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त जो थी, स्थायी बंदोबस्त लगाने की वजह से कई सारे विद्रोह हुए थे। तो इन विद्रोह को हम लोग याद रखेंगे और ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फिर जो आगे का समय होता है 1857 ईस्वी हो जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति होती है और इस क्रांति का बिहार से किस तरीके से संबंध होता है इसको हम लोग समझेंगे। पहला जो डेट है याद रखिएगा 12 जून 1857 ईस्वी, 12 जून 1857 ईस्वी। इस दिन को रोहिणी से बिहार में यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। रोहिणी जगह है देवघर जिला में। कहाँ है? देवघर। अभी जो झारखंड में देवघर है उसी जिला से ये विद्रोह 1857 की जो क्रांति थी बिहार में रोहिणी से शुरुआत हुई और समय डेट था 12 जून। और पटना में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में इस विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता ने किया था। एक पुस्तक विक्रेता थे, उनका नाम था पीर अली। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 1857 वाली जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। और पीर अली को फांसी पे चढ़ाया गया था टेलर द्वारा फांसी। टेलर अंग्रेज अधिकारी था, टेलर द्वारा फांसी करवाया गया था। किसका? पीर अली का। फिर जो दानापुर छावनी के जो सिपाही थे उन लोगों ने विद्रोह किया। जगदीशपुर के जो नेता थे उस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह के नेतृत्व में दानापुर छावनी के सिपाहियों ने कुंवर सिंह को अपना नेता चुना। दानापुर के सिपाहियों ने विद्रोह कर जगदीशपुर के विद्रोह किया वहाँ पे, और वहाँ से भाग के वो लोग यहाँ पे कुंवर सिंह के पास आए। कुंवर सिंह ने उनका सपोर्ट किया और विद्रोह हुआ। जगदीशपुर के नेता कुंवर सिंह, दानापुर के सिपाहियों ने विद्रोह कर जगदीशपुर के नेता कुंवर सिंह को अपना नेता चुन लिया। जगदीशपुर के जो जमींदार थे, इस आरा जो शाहाबाद वाला एरिया है, शाहाबाद एरिया के जमींदार हुआ करते थे कुंवर सिंह। तो देखिए कुंवर सिंह उस वक्त अंग्रेजों से ही सटे हुए थे, क्योंकि जमींदार थे और जमींदार स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को ही जमीन का मालिक बना दिया गया था। लेकिन एक खामी केवल थी कि जो है जमीन को बेचने, जमीन को खरीदने सबका अधिकार जमींदार को दिया गया था, लेकिन कुछ पर्सनल जो है मोटिव की वजह से जो इनका कुंवर सिंह का विरोध हुआ। और नहीं तो एक तरीके से कहिए कुंवर सिंह खुद चमचा थे। अगर आपको इस बात का एतराज हो तो समझिए, इतिहास पढ़िए, फिर इसका विरोध कीजिए। कुंवर सिंह जो थे क्या थे? जमींदार थे, और जमींदार अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया गया था। कौन बनाया था? अंग्रेज सरकार बनाया थी। तो 1793 ईस्वी में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। 1793 में ये अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। 1857 ईस्वी में जाके ये विद्रोह हुआ। तो इतना दिन आप फायदा कमाए थे, अंग्रेजों के साथ थे, तो अलग बात है। तो इन लोगों द्वारा ये नेता चुना गया था इनको। और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी की जब मृत्यु हो गई थी, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी की जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद अमर सिंह इस विद्रोह को संभाले थे। अमर सिंह द्वारा विद्रोह को संभाला गया था। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ और विद्रोह थे बिहार में हुए थे, कुछ धार्मिक विद्रोह थे, तो उन विद्रोहों के बारे में भी हम लोग को जानना है। वो भी एग्जाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है।
जैसे एक बहावी आंदोलन था, बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन ये 19वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। कब शुरू हुआ? 19वीं सदी में, 19वीं सदी में शुरू हुआ। और शुरुआत में ये बहावी आंदोलन जो था धर्म सुधार था, धर्म सुधारने के लिए ये आंदोलन हुआ था। धर्म सुधार प्रारंभ में धर्म सुधार था, बाद में क्रांतिकारी हो गया। बाद में क्या हो गया? बाद में क्रांतिकारी हो गया। और इसके जो प्रवर्तक थे, कौन स्टार्ट किए थे बहावी आंदोलन को? तो सैयद अहमद, प्रवर्तक कहिए सैयद अहमद, सैयद अहमद प्रवर्तक थे। रायबरेली के थे, रायबरेली। और केंद्र जो था इस आंदोलन का, जो केंद्र था कहाँ पे? ये केंद्र सीतना पाकिस्तान में है। तो सीतना में इस आंदोलन का केंद्र था। पटना में इस आंदोलन को कौन लोग चलाए थे? विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। 4 व्यक्ति हैं। नाम है विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। ये 4 व्यक्तियों ने मिलकर पटना में इस बहावी आंदोलन को चलाया था। इसका दमन 1863 ईस्वी में, इस आंदोलन का दमन कब हुआ? 1863 ईस्वी में अम्बेला अभियान के द्वारा। अम्बेला अभियान करके इस जो आंदोलन था, इस आंदोलन का दमन किया गया। उद्देश्य था प्रारंभ में धार्मिक सुधार, बाद में ब्रिटिश विरोधी ये हो गया। ब्रिटिश जो अंग्रेजों थे, अंग्रेज के विरोध में ये आंदोलन चलने लगा। बाद में क्रांतिकारी आंदोलन हो गया था। तो ये बहावी आंदोलन है। बहावी आंदोलन में यही जानना है कि 19वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। प्रारंभ में धर्म सुधार था, बाद में क्रांतिकारी था। प्रवर्तक सैयद अहमद अली थे, रायबरेली के थे। केंद्र जो था सीतना था, पाकिस्तान में सीतना पड़ता है। पटना में विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन इसके जो थे बहावी आंदोलन के चलाने वाले पटना में थे। इसका दमन 1863 ईस्वी में हो गया था। फिर जो है एक नोनिया विद्रोह आता है, बिहार से ही रिलेटेड नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह है। नोनिया विद्रोह का जो समय है 1777 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी के बीच ये विद्रोह हुआ था। ये सोरा उत्पादन करने वाला जो वर्ग था उसी को नोनिया कहा जाता है। और वही जो वर्ग था जो सोरा उत्पादन करता था, उसी वर्ग ने ये ब्रिटिशर्स थे, यानी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया था। तो ये कौन चलाए थे? सोरा उत्पादक द्वारा ये आंदोलन चलाया गया, विद्रोह कराया गया। और जिसको नोनिया कहा गया, नोनिया वर्ग, सोरिया उत्पादक को क्या कहा गया? नोनिया वर्ग कहा गया। ये वर्ग ही ये विद्रोह किया किसके विरुद्ध में? ब्रिटिश के विरोध में, ब्रिटिश के विरुद्ध ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। और जो नेक्स्ट विद्रोह है, अगला विद्रोह है लोटा विद्रोह, भी बिहार से ही स्टार्ट होता है। लोटा विद्रोह जो है 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। मुजफ्फरपुर जो जेल था, उस जेल में पहले पीतल का लोटा दिया जाता था कैदियों को। तो पीतल के लोटा के बदले के वहाँ पे क्या किया जाने लगा? मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। इस वजह से मुजफ्फरपुर के जो जेल के कैदी थे वो उसके विरोध में एक विद्रोह किए, जिसको लोटा विद्रोह कहा जाता है। ये जानिए मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। रीजन क्या था? पीतल के लोटा के जगह पे मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। इसी वजह से ये विद्रोह हुआ था, लोटा विद्रोह।
1856 ईस्वी। ठीक है, फिर बिहार में और कई सारे आंदोलन होते हैं। किसान आंदोलन होता है, इसको समझा जाए। तो लोटा विद्रोह, नोनिया विद्रोह, ये समझ में आया। फिर आपका बहावी आंदोलन, ये सारे जो है महत्वपूर्ण है, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। फिर किसानों द्वारा भी आंदोलन किया गया, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन बिहार में देखिए, इसके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी आए थे। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब? 1917 ईस्वी में। डेट कब? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये किसके विरुद्ध हुआ था? तिनकठिया जो प्रणाली थी, नील की खेती जो कराई जाती थी अंग्रेजों द्वारा, उसमें तिनकठिया प्रणाली को अपनाया गया। तिनकठिया प्रणाली का मतलब क्या कि 20 कट्ठा में 20 कट्ठा अगर आपका खेत है तो 3 कट्ठा क्या करेंगे? नील की खेती कराएंगे, नील की खेती करेंगे। ये अंग्रेजों द्वारा नियम बनाया गया था। तो इसी के विरोध में जो, और इसका भुगतान क्या होता था कि जिस वर्ष उसकी खेती हो जाती थी उस वर्ष कोई फसल नहीं उग पाता था। ठीक है, तो इस वजह से जो इसका उत्पादन, यहाँ पे कोई यूज नहीं था, टोटल उन्हीं लोगों पे निर्भर रहना पड़ता था, अंग्रेजों पे ही निर्भर रहना पड़ता था कि जो उत्पादन होगा वही लोग खरीदेंगे। घाटा क्या होता था? घाटा ये रहता था कि मान लीजिए कि जिस वर्ष जिस खेत में इसको बो दिया गया उस वर्ष दूसरा फसल नहीं होगा, तो ये घाटे होते थे। इनके वजह से चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1900 से। रामचंद्र शुक्ल जो थे, रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पे, राजकुमार शुक्ल नाम है, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे गांधी जी आए थे चंपारण में, और यहाँ पे विद्रोह हुआ था। और आए थे तो मुजफ्फरपुर में रुके थे। जब गांधी जी आए थे तो कहाँ पे रुके थे? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में रुके। और इसी वजह से मुजफ्फरपुर, इस मुजफ्फरपुर को मिड वे ऑफ चंपारण कहा जाता है। मुजफ्फरपुर को क्या कहा जाता है? मिड वे ऑफ चंपारण, मिड वे ऑफ चंपारण, मिड वे ऑफ चंपारण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर कौन आया था? गांधी जी आए थे। और गांधी जी कहाँ पे रुके थे? गांधी जी आए और गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके। चंपारण जा रहे थे, बीच में मुजफ्फरपुर में रुक गए, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? मिड वे ऑफ चंपारण। किसको? मुजफ्फरपुर को। ठीक है, और ये जब आंदोलन हुआ था तो उसमें मोतिहारी में रुककर, मोतिहारी जो जगह है बिहार में, मोतिहारी में रुककर गांधी जी पर मुकदमा भी चला था। मोतिहारी में रोककर मुकदमा चलाया गया था। किन पे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पे। तो ये जो है, ये जानना है कि ये तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध में, तिनकठिया जो प्रणाली थी उसी के विरुद्ध में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और राजकुमार शुक्ल चंपारण के नेता थे, चंपारण के किसान थे, उन्हीं के आग्रह पे गांधी जी आए थे। और गांधी जी आए तो मुजफ्फरपुर बीच रास्ते में पड़ा, बीच मुजफ्फरपुर में रुके, इस वजह से मिड वे ऑफ चंपारण कहा जाता है। गांधी जी को मोतिहारी में रोक के उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, केस दर्ज हुआ था। फिर जो है दरभंगा किसान विद्रोह, दरभंगा किसान विद्रोह भी हुआ था। ये 1919 ईस्वी में। दरभंगा किसान विद्रोह कब? 1919। किसान आंदोलन जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ये किसान आंदोलन के अंतर्गत चंपारण सत्याग्रह आता है। दरभंगा किसान विद्रोह भी 1919 ईस्वी में हुआ था, ये भी किसान आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। इसमें मधुबनी क्षेत्र में जो किसान थे, किसानों ने विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा महाराज के विरुद्ध जो है ये आंदोलन किया था। और ये जानना है इसमें मुख्य रूप से यही है कि कब हुआ था? 1919 में। और किस क्षेत्र में हुआ था? मधुबनी जो क्षेत्र है, मधुबनी क्षेत्र में किसानों ने किसके नेतृत्व में? विद्यानंद, नाम याद रखिएगा, विद्यानंद के नेतृत्व में किसके विरुद्ध? जो दरभंगा महाराज थे उनके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। नेतृत्व में दरभंगा महाराज के विरुद्ध,
दरभंगा महाराज के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। कौन सा? दरभंगा किसान विद्रोह। ठीक है, तो दरभंगा किसान विद्रोह। अब किसानों का जो है, किसानों के लिए सबसे विद्रोह, किसानों के लिए जो है कहिए एक तरीके से कि उनकी व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयास बिहार से ही शुरू हुआ और किसान सभा का आयोजन यहीं से स्टार्ट हुआ है। किसान सभा से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। किसान सभा, किसान विद्रोह हम लोग पढ़ लिए। किसान विद्रोह में हम लोग पढ़े चंपारण सत्याग्रह, दरभंगा किसान विद्रोह। अब किसान सभा में सर्वप्रथम मुंगेर में 1922 से 23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। किसान सभा का गठन कहाँ पे किया गया था? मुंगेर में किया गया था। कहाँ पे? जगह है मुंगेर में। और कब हुआ था? 1922 ईस्वी से 1923 ईस्वी के बीच में। 1922 और 1923 का जो वर्ष है, इसी बीच जो किसान सभा का गठन हुआ था। और कौन किया था? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के प्रयासों से क्या हुआ? किसान सभा का गठन हुआ। सर्वप्रथम मुंगेर जिला में हुआ था। ये जो महत्वपूर्ण है, बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत की हिस्ट्री के लिए भी महत्वपूर्ण है कि किसान सभा का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था। किसान सभा का औपचारिक गठन जो है कौन किया था? किसान सभा का औपचारिक गठन किसान सभा का औपचारिक गठन 1928 ईस्वी में किया गया। लेकिन किसान सभा का गठन हो गया था कब? 1922 से 23 ईस्वी में ही मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। औपचारिक गठन कब? 1928 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती द्वारा जो किसान सभा का गठन हो गया था। औपचारिक गठन 1928 में होगा। और 1929 ईस्वी में विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन, प्रांतीय किसान सभा का गठन विधिवत रूप से हुआ था 1929 ईस्वी में। तो कई सारे डेट महत्वपूर्ण है। किसान सभा का गठन कब हुआ? 1922 से 23 में। कहाँ पे? मुंगेर में। किसके प्रयास से? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह से। फिर किसान सभा का औपचारिक गठन कब? 1928 में शाहजानंद सरस्वती ने किया। फिर 1929 ईस्वी में विधिवत रूप से एक प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ और ये जो किया गया सोनपुर मेला लगा था उसी वक्त किया गया था। सोनपुर मेला के समय ये जो विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था वो हुआ था। फिर 1936 ईस्वी का डेट आता है। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब? 1936 ईस्वी में। और ये जो किसान सभा होता है लखनऊ में इसका गठन होता है, लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं सहजानंद सरस्वती। अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष होते हैं। इसके महासचिव एन.जी. रंगा ये इसके महासचिव होते हैं। तो कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसान सभा का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ था? मुंगेर में हुआ था 1922 से 23 ईस्वी में। कौन किया था? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसान सभा का औपचारिक गठन 1928 में शाहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया। फिर 1929 ईस्वी का समय हुआ जब विधिवत रूप से सोनपुर मेला लगा था, उस वक्त विधिवत रूप से 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। फिर 1936 ईस्वी का समय आता है जब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ लखनऊ में। इसमें अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती और महासचिव एन.जी. रंगा होते हैं। ठीक है। फिर जो है बिहार में मजदूरों के लिए देखिए इतिहास गवाह रहा है, जब कोई आंदोलन हो, किसी अगर
जो इस तरीके के वर्क हो जो दबे हुए हैं, जो किसान हैं, उनकी अगर सुरक्षा हो, उनके लिए अगर बात करनी हो तो बिहार पहले बात उठाया है और आज भी उठाते रहता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। किस लिए, कहाँ इकट्ठी हुआ था? मजदूरों के लिए गठन हुआ था। मजदूर जो थे, किसानों की तो बात हो गई, अब मजदूरों के लिए भी गठन हो गया, एक पार्टी बन गई। कौन सी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1939 ईस्वी में, समय था 1939 ईस्वी। 1939 ईस्वी में अंजुमन इस्लामिया हॉल जो है पटना में, वहीं पे यहाँ पे इसको बनाया गया था, अंजुमन इस्लामिया हॉल। अंजुमन इस्लामिया हॉल में इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1939 ईस्वी में। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव, नाम था नरेंद्र देव, इसके अध्यक्ष थे। और इसके जो सचिव थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के, जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण, ठीक है। फिर यहीं से होम रूल आंदोलन का भी संबंध है। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो था, एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने स्थापना किया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो एनी बेसेंट जो थी, मद्रास में होम रूल लोग की स्थापना की गई थी, और जो तिलक थे पुणे में स्थापना किए थे। और पटना में मजहरुल हक, पटना में कौन? मजहरुल हक द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है कि एनी बेसेंट ने भी चलाया था। तो कहाँ? मद्रास में बाल गंगाधर तिलक, पुणे में, और पटना में कौन? मजहरुल हक। तो ये जो है आधुनिक बिहार के अंतर्गत बातें हैं। आधुनिक बिहार, यहाँ से इस वीडियो को आधुनिक बिहार का जो विवरण है, ये वीडियो में पूर्ण रूप से है, और एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट महत्वपूर्ण है उनको लिया गया है, कवर किया गया है। और कई सारी बातें हैं जो छोड़ा गया है, लेकिन उन सारी चीज़ों को छोड़ा गया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। जो एग्जाम में आने वाले की जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जिस प्रकार के आए गए हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पे उठाया गया है और उनको जो है क्लियर किया गया है।